दोस्तों आज की कहानी है एक लड़के की जो मात्र 12 साल की उम्र से एक सेठ जी के यहाँ नौकरी करता है और उसे नौकरी करते हुए 15 साल बीत जाते हैं और वो 15 सालों में सेठ जी को आबाद होते हुए भी देखता है और बर्बाद होते हुए भी देखता है। दोस्तों उनके अपने भी उन्हें धोखा दे जाते हैं। जीवन के अंतिम दिनों में वो और उनका परिवार भूखों मरने लगते हैं, लेकिन वो नौकर पूरे ईमानदारी के साथ और पूरे वफादारी के साथ उनके साथ लगा रहता है। वह उनका साथ नहीं छोड़ता है। एक समय ऐसा भी आ जाता है जब उस नौकर को कहीं दूसरी जगह काम करके और उस परिवार का पेट भरना पड़ता है, क्योंकि उनके परिवार में एक नौजवान विधवा बहू होती है और उनकी पत्नी होती है। दोस्तों ये कहानी बहुत ही बेहतरीन और दिल को छू लेने वाली कहानी है, लेकिन ये कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मुझको मोटिवेशन मिलता है कि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग और रोमांचक कहानी लाता रहूं। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है दिल्ली से, जहां पर एक सेठ जी जो अपने जीवन के अंतिम सांस ले रहे थे। डॉक्टरों ने उनके परिवार से कहा कि इनके कुछ ही समय बाकी है, जो भी बात करना है आप बात कर लीजिए। अब दोस्तों वो आईसीयू में भर्ती थे, तो एक दो लोग करके उनके पास जाने लगते हैं। दोस्तों उनके 3 बेटे होते हैं। एक बेटे की 2 साल पहले रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। 2 बड़े बेटे उनके साथ थे, तो वो दोनों उनके कमरे में जाते हैं तो सेठ जी जीवन के कुछ सीख देते हैं, ऊंच नीच समझाते हैं। उसके बाद वो दोनों लोग कमरे से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद उनकी पत्नी कमरे में जाती है। उसके बाद सेठ जी अपनी पत्नी को देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि शारदा अब मैं तो जा रहा हूँ, अगर तेरे साथ कुछ जाने अनजाने में गलती की हो तो तू मुझे माफ कर देना। तो अब ये बात सुनने के बाद शारदा उनके छाती पर सर रख कर रोने लगती है और शारदा कहती है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। तो सेठ जी कहते हैं कि मुझको तेरे को ले जाना रहता तो मैं जरूर लेके जाता, लेकिन तेरा यहाँ पे बहुत ज्यादा काम है। तेरे सर पे एक बोझ है, एक विधवा बहू की बोझ है। उसे कौन समझाएगा, कौन उसे मनाएगा, कौन उसे देखेगा? तो अभी तेरा यहाँ पर काम है, तो तू यहीं पे रहे। तो दोस्तों उसके बाद उनकी बहू आती है, जिसे देखने के बाद उनका कलेजा फट जाता है। वह नौजवान बहू 24 या 25 साल की होती है। उसे देखकर उसे कहते हैं कि बेटा अभी तुम्हारी उम्र पूरा बाकी है, तुम अपनी कहीं जिंदगी बसा लेना, अपनी सास की चिंता मत करना। उसका क्या, उसका और भी बहू बेटे हैं, वो किसी के साथ रह लेगी, लेकिन बस यही है, मुझे और किसी पर भरोसा नहीं है। उसके बाद उनका नौकर होता है जिसका नाम रमेश होता है। उसे कहते हैं कि उसे बुला दो। उसके बाद वो रमेश उनके कमरे में आ जाता है। अब सेठ जी कहते हैं कि रमेश मेरे जाने के बाद क्या पता तुझको ये लोग तनख्वाह दे पाएंगे या फिर नहीं, लेकिन तू इतने दिनों से काम कर रहा है, काश मैं तेरे लिए कुछ किया रहता। तो रमेश कहता है कि सेठ जी आप ही ने तो मेरे लिए बहुत कुछ किया है, 15 सालों से आप ही तो मेरा घर चला रहे हैं। तो उसके बाद सेठ जी कहते हैं कि रमेश तू एक वादा कर सकता है मेरे लिए? तो रमेश कहता है कि बोलिए बाबूजी। तो सेठ जी कहते हैं कि रमेश मेरे जाने के बाद मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन तेरी अम्मा जी अकेली रह जाएंगी यहाँ पर, और मुझे विश्वास है कि आधे 6 महीने में वो भी मेरे पास चली आएंगी। तो इसीलिए क्या वो जब तक रहेंगी तब तक उनके साथ रह सकता है तू? तो रमेश कहता है कि ठीक है बाबूजी, जब तक वो रहेंगी उनके साथ रहूंगा, क्योंकि दोस्तों अपने बेटों से भी ज्यादा उनको अपने नौकर पर भरोसा था। उसके बाद वो अपनी आंखों को धीरे धीरे बंद कर लेते हैं। उसके बाद वो कोमा में चले जाते हैं। जब कोमा में चले जाने के बाद उनके जो 2 बेटे थे वो वहीं पे से हंगामा शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो सेठ जी थे वो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के रहने वाले थे। अब जब दिल्ली गए थे लगभग 40 साल पहले, तब वो उस्मानपुर में एक मकान लिया था, 200 गज का मकान। उसे उन्होंने अपने पत्नी के नाम पे लिया था। उसके बाद सदर मार्केट में 2 दुकानें ले रखी थी, जो उन्होंने अपने दोनों बेटों के नाम पे ले रखी थी। वहीं पर उनके दोनों बेटे कपड़ों का व्यापार किया करते थे। उनके दुकानें छोटी छोटी थी, लेकिन वहाँ पे इनकम ज़्यादा हो रहा था। और उसके बाद वो दोनों लोग अपने माता पिता से अलग रहा करते थे। तो अब जब वो कोमा में चले गए तो अब उनके दोनों बेटे अपनी माँ से जिद करने लगे कि अब वो घर हमारे नाम कर दीजिए। तो उनकी माँ कहती है कि अभी तेरा बाप अभी जिंदा है, अभी हॉस्पिटल में भर्ती है, अभी से ही तुम लोग मकान के लिए इस तरीके से परेशान होने लगे, अभी इनके साथ क्या होगा क्या नहीं, अभी इतना तो इंतजार कर लो। तब उनका बेटा कहता है कि डॉक्टर साहब कह रहे थे कि 1 या फिर 2 दिन, उससे ज्यादा ये नहीं चल पाएंगे। तो उनकी माँ ने कहा कि जब होगा तब देखा जाएगा। तो उसके बाद उनके बेटा
जो थे वो अपनी वाली करके चले गए। और इधर जो है रमेश और उनकी विधवा जो बहू थी उसका नाम रागिनी होता है, वो और उनकी पत्नी यहाँ पे रह जाते हैं हॉस्पिटल में। वह लोग हॉस्पिटल में डॉक्टरों का जवाब का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों 1 दिन 2 दिन बीत जाते हैं लेकिन सेठ जी का कुछ नहीं होता। ऐसे देखते देखते 15 दिन बीत जाते हैं लेकिन सेठ जी वैसे कि वैसे हॉस्पिटल में पड़े रहे और हर दिन का खर्चा 5,000, 10,000, 7,000, 15,000 लगता रहा। तो अब उनके पास से इतना सारा पैसा लगने लगा तो उनके पास जितने भी जमा पूंजी रखी हुई थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। सेठ जी ना जीने में थे ना मरने में थे। इसी हालत में वो 2 महीने तक वो हॉस्पिटल में रह जाते हैं। तो अब दोस्तों शारदा, रागिनी और रमेश हॉस्पिटल के चक्कर काट काट के थक जाते हैं लेकिन सेठ जी का कुछ होता नहीं है। उनके दोनों बेटे थे वो 2-4 दिन तक आए, उसके बाद वो भी आना बंद कर दिए। अब 2 महीने बाद जितने भी जमा पूंजी थी वो 4-6 लाख रुपए की वो सारी खत्म हो गई। पैसा खत्म होने लगे तो शारदा ने भी अपने गहने बेच दिए और उनकी बहू थी वो भी अपने गहने बेच दी और सारा पैसा सेठ जी के इलाज में लगा दिया। क्योंकि उनका इलाज होना नहीं था, वो बस जिंदा थे, उनकी सांसें चल रही थी और पैसे लग रहे थे। अब दोस्तों 2 महीने बीत गए। जब सारे पैसे खत्म हो गए तब उनकी माँ अपने बेटों के पास जाती है। तो शारदा ने अपने बेटों से जाके कहा कि अब मेरे पास पूरे पैसे खत्म हो गए हैं, कुछ दिन का तो खर्चा दो तुम लोग। अब दोस्तों बेटों का जवाब सुनकर शारदा हैरान रह जाती है। वो लोग कहते हैं कि हमारा अपने बच्चे हैं, हमारा अपना काम है, परिवार है, तो हम लोग मुर्दे पर क्यों खर्चा करें। तू ही पड़ी है बिना मतलब उनके पीछे। तो अब दोस्तों कोई चारा नहीं सूझता तो वो अपने घर पे आती है, अपनी बहू और रमेश से बात करती है। वो लोग क्या कहते हैं, वो लोग कहते हैं कि अब जाकर डॉक्टर साहब से कहते हैं, अब डॉक्टर साहब से कहते हैं कि डॉक्टर साहब अब निकाल ही दो उनको। उसके बाद डॉक्टर उनको निकाल देते हैं और वो लोग उस्मान को अपने घर पे लेके आते हैं और अगले ही दिन सेठ जी अपना दम तोड़ देते हैं। अब जब दोस्तों उनकी सांसें निकल गई तब उनके दोनों बेटे, उनके बहुए, वो सारे लोग चले आते हैं अपनी शक्ल दिखाने के लिए। उसके बाद उनका अंतिम संस्कार होता है। उसके बाद वो लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और अब 2 ही दिन के बाद वो अपनी माँ से मकान को अपने नाम करने की जिद करने लगे। अभी ये तीनों लोग डिप्रेशन में ही थे, तब तक ये दोनों बेटे किसी तरीके से वो मकान अपने नाम करने की जिद करने लगते हैं। तो अब दोस्तों वो ज़्यादा बोलने लगे, ज़्यादा कहने लगे। तो उन शारदा बोलती है कि अभी छोटी बहू अब कहाँ जाएगी ये। तो कहते हैं कि इसको जहाँ मन करे तहाँ रहे, इसका रहने घर में रहने के क्या मतलब बन रहा है और रमेश भी घर में क्यों रह रहा है, इनका खर्चा और भी बढ़ रहा है और तुम अब मेरे साथ चलो और इनको जहाँ मन करे तहाँ पे जाने दो। तो शारदा बोली कि बहू की जब मन करे तब जा सकती है, उसे भगा थोड़ी सकते हैं और तुम लोगों को इतनी ही जल्दी है तो जो छोटे बेटे का हिस्सा है, जो 1.5 करोड़ का मकान है, उसमें से 50 लाख रुपए रागिनी के नाम कर दो और उसके बाद मकान तुम लोगों के नाम कर देती हूँ। तो इतने बात पे वो लोग भड़क गए और वो बोलने लगे कि इसका कौन सा हिस्सा, कैसा हिस्सा, इसका जिम्मेदार तो उनके मायके वाले होते हैं। तो यही सब कहने लगे। तो शारदा इस पे बोली कि जब तक मैं यहाँ पे रहूँगी ये रमेश भी मेरे साथ रहेगा और बहू को रहना होगा तो रहेगी या फिर जाना होगा तो चली जाएगी। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम लोगों को नहीं दूंगी और मेरे मरने के बाद तब तक तुम लोगों का हो ही जाएगा, ये तो तुम लोगों को पता है ही। इसके बावजूद भी वो लोग आते और उनको धमकाते और उसके बाद चले जाते, फिर आते धमकाते, शारदा को उल्टा सीधा कहते, लेकिन वो उनके नाम करने के लिए तैयार ही नहीं थी। तो दोस्तों शहर में किसी के पास पैसे नहीं है तो वो आदमी काम का नहीं है। उनके घर में भले ही उनके पास 200 गज का मकान था लेकिन उनके पास खाने तक का पैसा नहीं था। रमेश की हालत शारदा को देखी नहीं गई तो शारदा ने रमेश को बोला कि तुम जो हमारे पीछे क्यों परेशान हो रहे हो, कि तुम जो यहाँ से चले जाओ, कहीं जॉब पकड़ लो या फिर अपने घर चले जाओ। तो रमेश बोला कि बाबूजी ने बोला है कि जब तक आप रहेंगी तब तक मैं आपके साथ रहूं। शारदा ने कहा कि उनको कहने का क्या मतलब बनता है, वो तो कह के चले गए, हम तो कर्मों का फल भोग रहे हैं, हमने अपने औलादों के लिए बहुत कुछ बनाया, वही हमारे नहीं रहे, तुम इतनी परेशानी क्यों सह रहे हो, तुम्हारे भी माँ बाप है, उनके भी खर्चे हैं। लेकिन दोस्तों रमेश जानता था कि वो चला गया तो ये लोग क्या खाएंगे, क्योंकि वही कहीं पे जाकर कमा कर वो कुछ लाया करता था तो वही ये लोग खाया करते थे।
कुछ दिनों के बाद रमेश एक बैटरी रिक्शा ले लेता है और वो दिल्ली में वहीं पे इधर उधर चलाने लगता है और फिर जो है इसी से उनका खर्चा चलने लगा। सुबह रागनी जो है उसके लिए खाना बना करके पैक करके दे दिया करती, वो जाता दिन भर रिक्शा चलाता, उसके बाद शाम को घर आता। इसी तरीके से वो लोग का दिन कट रहा था और इसी तरीके से उनका घर चल रहा था। तो फिर एक दिन शारदा ने कहा कि रमेश क्यों इतना परेशानी कर रहे हो, घर चले जाओ अपने। तो रमेश रागनी जी से जाके कहता है कि अम्मा जी ऐसे ऐसे बोल रही हैं, अगर मैं चला जाऊं तो आप लोगों का क्या होगा। तो रागनी जी कहती हैं कि क्या होगा, जो भगवान ने लिख दिया है वही होगा, तुम्हारी भी अपनी जिंदगी है, वो सही कर रही हैं, तुम चले जाओ यहाँ से और तुम अम्मा जी की चिंता मत करो, जब तक वो है तब तक मैं उनके साथ रहूंगी। फिर उसने बोला कि आप क्या करोगी, कहाँ जाओगी, आप ही कहीं पे चले जाओ, मैं उनके साथ रहूंगा, मैंने तो वादा कर रखा है। तो जाते जाते जैसे बाबूजी ने आपसे वादा कर रखा है वैसे ही जाते जाते शेखर ने दोस्तों शेखर उसका पति का नाम होता है जिसकी मौत हो गई होती है, वह जाते जाते कहते थे, अंतिम शब्द उनका वही था कि मेरे माँ बाप का ख्याल रखना। बाबूजी तो चले गए, जब तक मम्मी है मैं उनके साथ रहूंगी। तो फिर तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो, तुम्हारी भी अपनी जिंदगी है। अब रमेश दोस्तों उसको कहा नहीं जा रहा था कुछ, वो करे तो क्या करे, लेकिन फिलहाल जैसे चल रहा था वैसे चलाने लगता है, वैसे ही वो लोग को कमा कर खिलाने लगता है। और एक दिन जो है उनके दोनों बेटे और उनके दोनों पत्नियां यहाँ पे आ जाते हैं और वो लोग रमेश और रागिनी को लेकर उल्टा सीधा कहने लगे। वह शारदा से कहने लगे कि ये तुझे तो कुछ पता ही नहीं है, ये दोनों क्या गुल खिला रहे हैं, इसी घर में मौज कर रहे हैं, तेरे पीछे ये घर में न जाने कितने पाप कर रहे हैं, तेरे सेवा के बहाने रुके हुए हैं यहाँ पे ये लोग, ये यहाँ पर तेरे पीछे क्या कर रहे हैं, सारे रिश्तेदार यही कर रहे हैं, हमारी बदनामी हो रही है। तभी शारदा कहती है कि तुमने अपने बाप को लवारिस छोड़ दिया, हॉस्पिटल में एक भी पैसे नहीं दिए, तब क्या तुम लोग की बदनामी नहीं हुई। और जो है वो भी बहस करने लगी और इधर जो है रागनी अपने कमरे में जाकर रोने लगी। और जो रमेश अपने बारे में ऐसा सुना तो वो बाहर आकर अपने भैया से कहने लगे कि ऐसे क्यों कर रहे हो आप लोग, 15 सालों से आप लोग जानते हो कि मैं कैसा हूँ। तभी वो लोग 3-4 झापड़ उसको जड़ देते हैं। हम खूब जान रहे हैं कि तू क्या कर रहा है यहाँ पर, तेरा कुछ मतलब नहीं है यहाँ पर रहने का, तो क्यों रह रहा है, हमको तू बेवकूफ़ समझ रहा है। अब दोस्तों वो लोग चाहते थे कि ये घर छोड़ कर चला जाए तो उन लोगों का काम बन जाएगा। जब तक ये यहाँ पर है ये इन लोगों का सहारा दे रहा है, जब तक ये इन लोगों को संभाल रहा है तब तक हमारा कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए वो लोग उसको भगाना चाह रहे थे, इसीलिए वो लोग उसको उल्टा सीधा कह रहे थे। तो अब दोस्तों वो लोग ये सब कह कर चले जाते हैं और इधर जो है रमेश अपने काम के लिए जा ही रहा था, वह मुंह लटका कर वहीं पर बैठ जाता है। तभी शारदा आती है और उसको समझाती है, उसके बाद उसको काम पर भेज देती है और उसके बाद वो जाती हैं रागनी के पास। वह रागनी से जाकर कहती है रमेश के बारे में। उसके घर में कुछ खाने पीने का नहीं था, उसके माता पिता ने कहा मेरे बेटे को ले जाओ, ये चाय पानी नाश्ता आप लोगों को खिलाएगा और बदले में कम से कम इसका पेट तो भरेगा। तो हम लोग इसको ले आए, स्कूल भेजने की कोशिश की लेकिन ये गया नहीं। फिलहाल ये शेखर के साथ रहकर ये किताबें वगैरह पढ़ लिया करता है, इससे थोड़ा होशियार हुआ और दिल्ली में रहकर और होशियार हो गया और कभी भी इसने अपने सैलरी के अलावा एक भी रुपया नहीं लिया और पूरे ईमानदारी से ये काम किया करता है और हमारे दुख सुख में हमेशा लगा रहा। और सच कहूँ तो रमेश एक बहुत ही अच्छा इंसान है और मेरे बेटों से ये कई ज़्यादा अच्छा लड़का है। तो ये लोग कह ही रहे हैं तो तुम क्यों ना इसको अपना लेती। तो अब जब रागनी ये बात सुनती है तो कहती है कि मम्मी आप भी मुझको गलत समझ रही हो। नहीं मैं गलत नहीं समझ रही हूँ, इन्होंने कहा तब मेरे मन में ये ख्याल आया। तो उसने कहा कि बात सही है कि यह बहुत अच्छा है, लेकिन आप जरा सोचो कि मेरे लिए आप क्यों किसी दूसरे को फंसा रही हो। वैसे भी ये हमारे परिवार में कोई कम तप किया है क्या कि हम लोग इसको इसके लिए भी मजबूर करें, तुम्हारा मन है कि नहीं। तो कहती है कि मम्मी इस बारे में मुझको सोचने का अभी वक्त नहीं है। उसके बाद वो ये बात को टाल देती हैं। उसके बाद ये जैसा था वैसा चलता रहा। वो लोग हर हफ्ते उनके पास चला आया करते थे और उनके रिश्ते को लेकर बहुत बुरा भला कहते थे। तो अब जो उनके धमकियों से वो तंग आ गई और रागनी से कहा कि बेटा एक ऐसा है
कि चलो तुम्हारे नाम पे ये मकान कर देती हूँ। तो रागिनी ने कहा कि मम्मी अभी आपने तो कुछ दिया ही नहीं है, अभी से ही ये लोग मुझे इतना ज़्यादा तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, और जिस दिन मैं ये ले लूँगी तब मेरे साथ ये लोग क्या करेंगे। और वैसे भी मुझको ये प्रॉपर्टी की कोई लालच नहीं है, और आप लोग नहीं रहोगे तो मैं क्या करूँगी, और मैंने सोच लिया है कि मुझको करना क्या है। तो उन्होंने कहा कि चलो तुम्हारे नाम मकान कर ही देती हूँ। तो अब दोस्तों जबरदस्ती उन्होंने रागिनी के नाम पे मकान कर देती हैं। तो रागिनी के नाम पर ये मकान कर दिया। तब उनको बेटों को पता चल गया, वो लोग उनके पास आए और खूब उल्टा सीधा कहे, लेकिन अब वो लोग कुछ कर सकते नहीं थे। उनकी माँ ने डांट फटकार कर उनको भगा दिया वहां से। तो उन्होंने कहा कि आज से हमारा तुम्हारा जो भी रिश्ता है वो आज से खत्म होता है। तो उनकी माँ कहती है कि वैसे भी तुम कौन सा रिश्ता निभा रहे हो, जाओ जहाँ पर सुखी रहो वहीं पे जाओ, भगवान तुम लोगों को सुखी रखे। ऐसे कहकर उनकी माँ उनको जाने देती है। उसके बाद दोस्तों वो अपने बहू के साथ रहने लगती है और रमेश भी उनके साथ रहने लगता है। और धीरे धीरे दोस्तों वो डिप्रेशन में आने लगती हैं, और 2-3 महीने के बाद वो भी इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। और उनके जाने के बाद जाहिर सी बात है कि उनके बेटे बहू आते नहीं है वहाँ पर। जो भी करना था रागिनी और रमेश करते हैं। उसके बाद वो सारा चीज बीत जाने के बाद अब वही दोनों लोग उसी घर में रहने लगते हैं। सुबह शाम रागिनी खाना बनाती और रमेश जो है अब जाता काम पे, रिक्शा चलाता और घर पे आता और फिर अपने अपने कमरे में सो जाया करते थे। तो अब दोस्तों दिवाली का टाइम आ गया, तो क्योंकि हर साल वो अपने घर जाया करता था दिवाली के टाइम पे, बस साल में एक ही बार जाया करता था अपने घर पे। तो रमेश भाभी जी के पास जाता है और कहता है कि भाभी जी अब दिवाली का टाइम आ गया है और मेरा यहाँ पे कुछ करने के लिए है ही नहीं, अब मैं घर जा रहा हूँ। तो रागिनी ने कहा कि तुम अगर चले गए तो मुझको ये घर में डर लगेगा। तो उसने कहा कि तुम सारा कमरा बंद कर देना और पूजा वाला जो घर है उसमें जाकर सो जाना, भगवान तुम्हें देखेंगे, डरने की जरूरत नहीं है। तो अब दोस्तों कहने लगे कि नहीं जाते तो क्या होता, कैसे रहूंगी इस घर में अकेले। तो अब दोस्तों वो कहता है और उसके बाद वो बैठ कर रोने लगता है। रमेश कहता है कि इसी घर में बाबूजी थे, भैया थे, अम्मा जी थी, कितना अच्छा लगता था। तो अभी यही घर हम लोगों को काटने को दौड़ता है, मेरा यहाँ पे दम घुटता है, जो भी मेरे से गलती हुई हो मुझको माफ करना, मैं अब जा रहा हूँ, मुझको जाना होगा यहाँ से। तो रागिनी ने कहा कि क्या कभी अम्मा ने तुम्हारे बारे में बात करी थी। तो रमेश बोलता है कि एक फालतू सी बात तो करी तो थी। तो बोलती है कि क्या बोला था अम्मा ने। तो रमेश बोलता है कि हमारा और तुम्हारा रिश्ता जोड़ने की बात करी थी, कह रही थी कि मैं अनपढ़ गंवार, मैं तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ लूं। कह रही थी कि मैं कहाँ आप लोग मालिक हो, मैं कहाँ नौकर हूँ, कहाँ मैं अनपढ़ गंवार हूँ, आप पढ़े लिखे भी हैं और सुंदर भी हैं, और कैसी कैसी वो बातें कर रही थी। तो रागिनी बोलती है कि मैं शादीशुदा हूँ और मैं विधवा हूँ, तो हमारी तुम्हारी कहाँ बराबरी बनती है, तुम कुंवारे हो। तो रमेश बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है और कमी मेरे में ही है, मैं ही तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तो आप ऐसी क्यों बोल रही हैं, आपकी तो शादी किसी भी लड़के से हो जाएगी, कि कहीं भी हो जाएगी। तो रागिनी कहती है कि तुम बहुत भोले हो, कि बहुत सीधे हो रमेश, कि क्या तुम 1 या फिर 2 दिन नहीं रुक सकते। तो वो बोला कि नहीं, कल दिवाली है, मुझको जाना होगा, मैं नहीं रुक सकता। तो अब दोस्तों वो अगले दिन सामान वामान तैयारी कर रहा था और रागिनी उसको देखे जा रही थी और रोए जा रही थी और कह रही थी कि तुम थोड़ा सा रुक जाते तो मेरा काम कौन करेगा। तो रमेश बोला कि कौन सा काम। तो उसने बोला कि बहुत सा काम है, इसी घर में कल हो जाएगा। अब मैं क्या बताऊं, अब तुम जा रहे हो तो मैं तुमको नहीं परेशान करना चाहती, जा रहे हो तो जाओ। तो अब दोस्तों वो वहां से चला जाता है और रागिनी अपने कमरे में चली जाती है और वो जाता है स्टेशन पर। उसके बाद वो अपना सारा सामान चेक करता है कि मेरा बैग वगैरह सही है कि नहीं, कहाँ मैं सब सामान सही रखा हूँ या फिर नहीं। तभी उसको एक बैग का पॉकेट में उसको नोट मिलता है जिस पर लिखा था कि रमेश तुम काश नहीं जाते, कि जा रहे हो, तुम्हारी जिंदगी है, जैसे तुमने बाबूजी का अंतिम संस्कार किया, जैसे तुमने अम्मा जी का अंतिम संस्कार किया, बस एक दिन रुक जाते, मेरा भी कर देते, आखिर मेरा कौन करेगा। तो अब दोस्तों ये बातें रमेश पढ़ता है तो वो हैरान रह जाता है, बेचैन रह जाता है। तो फटाफट उसने वैसे ही भाग कर आता है उस्मानपुर
आने में 1-1.5 घंटे लग ही जाते हैं और भागा भागा आता है घर पर। आता है तो चारों तरफ पटाखे जल रहे थे, दिवाली मनाई जा रही थी। और आता है घर के दरवाजे पे तो घर का मेन डोर खुला हुआ था। तो जैसे घर में जाता है, कमरे में जाता है तो देखता है कि वैसे ही रागिनी अपने गले में एक साड़ी डालने ही वाली थी। वो जाता है, फटाक से वो स्टूल पर से उतारता है तो कहता है कि आप ये क्या कर रही हैं। तो रागिनी कहती है कि मैं क्या करूं। कहती है कि मैं कहाँ रहूं, कहाँ जाऊं, मैं इस लायक भी नहीं हूं कि मैं इस दुनिया में रहूं और तुम्हारे लायक भी नहीं हूं। तुम आ कैसे गए, कहाँ से आ गए, सड़ गल जाती तब आते यहाँ पर। तो वैसे कहकर रोने लगती है। तो रमेश कहता है कि मुझको पता नहीं था कि आप ऐसा करेंगी। तो रमेश कहता है कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं। तो रागिनी कहती है कि मैं कहाँ जाऊं जब मैं तुम्हारे लायक भी नहीं हूँ, तो क्या मैं तुम्हारी पत्नी नहीं बन सकती थी। तो अब जो ये बात सुनता है रमेश, तो रमेश जो है रागिनी को देखने लगता है। कहता है कि मुझको विश्वास नहीं हो रहा है कि आप मुझसे शादी करेंगी, मैं तो आपके लायक नहीं हूँ। तो कहती है कि क्यों नहीं हो, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, शायद मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ इसीलिए मुझको तुम छोड़ के जा रहे थे। तो दोस्तों उसके बाद रमेश रागिनी को गले से लगा लेता है। दोनों फूट फूट के रोने लगते हैं। लेकिन दोस्तों दिवाली की उस दिन रात दोनों को एक नई जिंदगी मिलती है और उसके बाद वो दोनों पति पत्नी के रूप में आज बेहतरीन जिंदगी बिता रहे हैं और उनका एक बच्चा भी है। दोस्तों ये 2022 की कहानी है। आज रमेश के माता पिता भी उनके साथ ही रहते हैं और वो लोग बहुत खुश हैं। तो दोस्तों ये रही पूरी कहानी। आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।